वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 51 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं। उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं, आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा।
अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है, बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। हाँ, एक वैसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज दो नॉट रेलिवेंट।
एक वैसे ही माइंड बॉगलिंग, मतलब जस्ट इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन न पूछा जाएगा और न ही ये पार्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, बट आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन अदरवाइज फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू। कभी कभी वो आपके साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई आंसर नहीं होता, सही आंसर नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पजलिंग क्वेश्चन के तौर पे भी बोलते हैं। कैमरा को थोड़ा ऐसे करो, मतलब फेस नहीं आ रहा है ठीक से। हाँ, तो समटाइम्स अब हाँ, समटाइम्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, मतलब ऐसा इस तरह का क्वेश्चन होता है कि यू डू नॉट हैव आंसर टू दोज क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका जुडिशियल पेशेंस कितना है। इस तरह के सिचुएशन में आप जुडिशियल इटिकेट, जुडिशियल मैनर को रिफ्लेक्ट कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन चीज़ों का, few of the things are inherent and few of the things can be improved with the continuous training and teaching. So अगर मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर ना हो, पजलिंग क्वेश्चन, तो मैं जस्ट पूछता हूं, सोमा झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? झूठ तो ऐसे हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि नहीं बोलना चाहिए, पर अब डिपेंड करता है सर कि कब, क्यों, हम लोग किस वजह के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये लाइटर मोड में, इस ऐसे कोई भी क्वेश्चन है ना, तो लाइटर मोड में आंसर देना है विथ अ स्माइलिंग फेस। अब इसी का कि सर युधिष्ठिर को भी बोलना पड़ा, जरूरत के हिसाब से बोला जा सकता है, तो यू आर नॉट आंसरिंग, यू आर जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन। हाँ, तो वैसे इसका यही कि सर वैसे तो मोरालिटी होती है कि नहीं बोलना चाहिए, पढ़ाया भी गया है। कानून में कोई स्टेटमेंट एफिडेविट पे झूठा है तो सजा भी हो सकती है, डेट बिकम्स एन ऑफेंस। अब सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई सही जस्टिफिकेशन है तो फॉर गुड रीजंस, फॉर गुड एंड, थोड़ी सी लिबर्टी होनी चाहिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में स्माइलिंग फेस के साथ कि आपकी जुडिशियल मैच्योरिटी कितनी है, उन सारे चीज़ों के लिए कभी कभी इक्का दुक्का। अब जैसे किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे पूछे गए कि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि नर्व्स का अटैक, इम्पल्सेज का अटैक आपकी पर्सनालिटी पे कितना हो रहा। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अब आपका चेहरा बन गया, अब आपने सोच लिया कि मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, हमको बाहर कर दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जुडिशियल पेशेंस, जुडिशियल इंड्यूरेबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस में योर मैच्योरिटी इज वेरी क्विंट इसेंशियल। आपको कहना है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो आप कहिए कि सर मैं उन वजहों पे विचार करूंगी, स्माइलिंग फेस के साथ, जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन कमियों को दूर कर मैं पुनः प्रयास करूंगी। ये सब नहीं कहना कि कोई बात नहीं मैं पुनः प्रयास करूंगी, ये मतलब ये इस तरह से लगता है कि सिलेक्शन हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शॉर्ट आंसर इज द बेस्ट आंसर फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू। ये आपके पेशेंस लेवल को और आपके मैच्योरिटी को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछने का इरादा सिर्फ इतना ही होता है कि प्रेशर सिचुएशन में
साइकोलॉजिकल सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे, मतलब नॉर्मली जुडिशियल इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होते। तो हो सकता है कि फॉर चेंज ऑफ मूड आप सबसे एक ही तरह के क्वेश्चन पूछते पूछते वो थोड़ा सा जस्ट चेंज ऑफ मूड हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन किसी कैंडिडेट से पूछ दिया जाए। तो अगर इन केस अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसको लाइटली और बैलेंस आंसर उसका देना है। नाउ कमिंग बैक टू द व्हाट इज इमरजेंसी। Sir, emergency could be defined as extraordinary situation. ये गलत दिशा में इमरजेंसी कुड बी डिफाइंड मीन्स नहीं है कि इमरजेंसी हैज नोवेयर बीन डिफाइंड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सीधा ये कहना है कुड बी डिफाइन है। इमरजेंसी मीन्स समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरिंग द इमीडिएट एक्शन, मतलब रिक्वायरिंग द इमीडिएट एक्शन, बस इतना ही। द नेशनल इमरजेंसी on how it has been imposed how many times? Sir, 3 times. So 4 times. कब कब? देखना पड़ेगा सर। दो तो पाकिस्तान के साथ युद्ध ही हो गया। यस सर, और एक आपको चाइना के टाइम, एक चाइना के टाइम पे और एक 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। हाँ। इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी इम्पोज किया गया उसका बैकड्रॉप हम लोगों ने किया था डिस्कस कि a petition against her election was filed into Allahabad High Court claiming that she used unfair means and all. Allahabad High Court passed a judgment against Indira Gandhi. She preferred an appeal to the Supreme Court. Meanwhile, on the ground of internal disturbances, she imposed national. She got the proclamation of emergency issued through the president. So the sign of the minister, it is said that it was the president was telephonically communicated. Now what material was given to the president for imposition of national emergency, there are doubt about, and तो इतना नहीं, जस्ट ये आपका फीडबैक के सेंस में ये इंफॉर्मेशन है, ये सब ना वो पूछा जाएगा ना आपको बोलना है, जस्ट इमरजेंसी। So that the ground of internal disturbance has been amended by 44th Amendment, and in place of that word क्या रखा गया नया वर्ड? Armed rebellion. Armed rebellion. What is the yes? एक्सक्यूज करना चाहता हूँ तो दरवाजा खोलो। हाँ हाँ। Yes sir. In proclamation of national emergency, our Yes, our constitution becomes unitary, purely unitary. Yes, तो sir. यूनिटरी कंस्टिट्यूशन से हमें नुकसान क्या हुआ? यूनिटरी होता है आपका यहाँ पे एक वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और फेडरल हमारा जो है, हमारे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। हमारा जो Into the emergency, the government has been given vast discretionary power so as to suspension of the fundamental right and other rights. The right and freedom of people is taken away. So emergency is not a process
which can be imposed on every now and then. It can be imposed only upon the grounds mentioned in it in a strict compliance of the constitutional provisions. क्या कहा जा सकता है कि इमरजेंसी टेक्स अवे लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल? Yes, sir. It takes away life and liberty of the people. So this is not an ordinary measure. If extraordinary situation has arisen and there is no way out, justifying strictly the grounds mentioned into the Constitution. Justifying strictly the grounds mentioned in the Constitution, then only it could be imposed. वन लाइनर डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज इमरजेंसी. तो इतना कहा जा सकता है कि इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिफाइंड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन. What is the role of a state legislature during national emergency? So during national emergency, the parliament takes over the lawmaking power. Of the state legislature or a state assembly is not suspended. Only lawmaking and executive power of the state is taken over by the central government. The central government can also legislate in list 2 of the 7th schedule. क्या ऐसा कहा जा सकता है? यही सर, यही है. हाँ. Can power of now so far as imposition of precedent rule is concerned, Article 356, power of a state legislature is taken away, or what? In national emergency, that is taken away. So far as imposition of precedent rule, what is that? In case of precedent rule, the state legislature can be suspended and even dissolved. Yes. What is the criticism of ADM Jabalpur case? Sir, in ADM Jabalpur case, it was held that the individual liberty can be compromised, keeping in mind the interest of the state. And the grounds on which Shivkant Shukla was detained by an executive order of ADM Jabalpur, merits of that ground were not examined. Though the Supreme Court lamented that such is a drastic measure, but refused to give any relief to Shivkant Shukla. In fact, his detention, the merits of his detention was not examined. It was simply held that individual liberty, individual right can be sacrificed for the interest of the state. उस समय चीफ जस्टिस कौन था? A.N. Roy. Honorable Justice A.N. Roy. हाँ, और क्या रूलिंग रेशियो क्या था? 4:1? सर 4:1 था. और 4 जजेस थे. जस्टिस A.N. Roy थे, जस्टिस भगवती थे, जस्टिस M.H. बेग थे, और YV चंद्रचूड़ था. Was there any dissenting judge? Yes, sir. क्या नाम था? Justice Khanna. हाँ, जस्टिस H.R. खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस H.R. खन्ना. Now, since the national emergency was imposed on the ground of internal disturbance is a
it was it gave extraordinary unlimited power to the government, and it was misused. And when emergency was over, Janata Party, when coming to power, brought 44th Amendment. Previously क्या उस समय स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? नो सर, ये अमेंडमेंट्स गया था आर्टिकल 250 में। हाँ, so constitution was silent whether article 20 and 21 could be suspended or not. So that provision was elaborated by bringing 44th Amendment, and specifically now it has been written that even during proclamation of national emergency, article 20 and 21 cannot be suspended. तो शिवकांत शुक्ला के ही केस के बारे में अगर पूछा जाए एडीएम जबलपुर, तो हम किन शब्दों में और किन लाइनों में उस केस को बयां करेंगे? बताइए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए विथ ऑल दीज इनपुट्स। देखिए, हम जो जानते हैं वो सारी चीजें हमें नहीं बोलनी है, और इसीलिए मतलब हमें क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए ये हर किसी को पता होता है, लेकिन इसको सीखने में सारी उम्र गुजर जाती है। लोगों को एहसास होता है कि दे शुड नॉट हैव स्पोकन, और ये एहसास जब वो बोल चुके होते हैं तब होता है। तो इंटरव्यू भी इसी का नाम है। हम बहुत सारी चीज़ें, हम लोग ये भी जानते हैं कि पीएन भगवती ने माफ़ी भी मांगी, अपोलोगाइज किया पब्लिक की उनसे गलती हो गई, भूल हो गई, वो डर गए थे। इस तरह का जजमेंट उन्हें नहीं पास करना चाहिए था कि जो एडीएम जबल और बहुत सारी और भी। तो ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग स्मार्ट तरीके से बोलना है। अगर पूछा जाए तो स्मार्ट तरीका ये हो सकता कि into ADM Jabalpur case, Shivkant Shukla was detained under the provision of MISA. The merits of his detention was not examined, stating that individual right and liberty can be sacrificed for the better interest of the state. A state is above all supreme, even above the interest of the individual right and liberties. And at that time, there was no specific provision into the constitution that whether Article 20 and 21 could be suspended or not. So the situation became clear. The Judge ADM Jabalpur case was widely criticized, resulting into bringing an amendment that in no case Article 20 and 21 can be suspended. So this is, ये आंसर कैसा है? सारी बातें हैं सर, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, मतलब सारी बातें आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अब आप जानते हैं, तो अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो गलत जजमेंट है, डेट इज ए बैड जजमेंट, गलत, ये सारी चीजें कहने की नहीं होती है। हम लोग उन तरीकों से, हमें एक स्मार्ट आंसर देना है। स्मार्ट आंसर, एक मैच्योरिटी भरा आंसर देना है। ये बात ठीक है कि अगर इसी को कहें, अब हमने और बाकी लोगों से भी पूछा इस केस के बारे में। मैं हमेशा हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, एडीएम जबलपुर वाला। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आई डू नॉट नो, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया और खूब पूछा गया एडीएम जबलपुर केस, और पूछना भी चाहिए। तो एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट केम टू द कंक्लूजन कि भाई इस तरह से डिटेन नहीं किया जा सकता, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस बेसिस पे you are coming to a conclusion that detention is not proper,
but still you are refusing to give the relief. और बाद में एहसास भी हुआ उसमें जितने जजेस थे, और उसमें से कुछ लोगों ने कबूल भी किया कि उनसे गलती हुई और पब्लिक अपोलॉजी भी टेंडर किया। और उस जजमेंट को ये भी कहा जाता है कि ब्लैक स्टेन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, जुडिशरी अपना रोल नहीं निभा पाई। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में बोलने की नहीं है, तो इन्हीं सारी चीजों का जस्टिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट वाज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल लिबर्टी कैन बी compromise for the better and larger interest of the state, because at that time there was no because at that time there was article 20 and 21 cannot be suspended. It was not specifically mentioned. Yes, sir. And to bridge this vagueness, 44th constitutional amendment was brought. Yes, sir. आपने सारी बातें कह दी, कुछ नहीं छोड़ा, चंद लाइनों में एक दो, तो इसी का नाम है दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर इनटू द इंटरव्यू। और तब अब अगर इस तरह, तो बहुत ही अपने अच्छे नंबर आने के अच्छे चांस बन जाता है। नाउ किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात, so far as imposition of प्रेसिडेंट रूल, किस केस में बात, बिहार का ही केस है, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहा गया था कि प्रेसिडेंट कैन नॉट इम्पोज, रेकमेंड टू इम्पोज, प्रेसिडेंट हम बोल दिया, गवर्नर कैन नॉट रेकमेंड टू impose president rule on grounds of immorality. So a governor must be faithful to the constitution, must be faithful to the provisions of the constitution, merely because they are two different government at two different level. Governor must not act as an agent of the center. और इसमें इस अगर फेलियर ऑफ, अगर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, इफ द क्राइम इज एट लार्ज इनटू ए स्टेट, सो फार एज क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, इट इज ए सब्जेक्ट इनटू द स्टेट लिस्ट। ये भी कहा गया था रामेश्वर प्रसाद के केस में कि जंगल राज, कंप्लीट एनार्की। आज हम लोग जंगल राज ये सब सुनते हैं, तो ये सब उसी समय की देन है जो हम लोग सुनते हैं, बट इट हैज बीन कनेक्टेड टू, तो वो कहा गया था कि ए फ्रेशली इलेक्टेड असेंबली मस्ट नॉट बी सस्पेंडेड बाय इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, ग्राउंड जस्टिफाइड होना चाहिए। और क्लियर कट कह दिया गया है इसमें कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। रामेश्वर प्रसाद ठीक हो गया। रामेश्वर प्रसाद का चूंकि बिहार से है, पूछा जा सकता है। और वो इन दे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कौन सा केस था? गुजरात हाँ, कि इम्पोजिशन ऑफ President rule has no relevance with fixation of election schedule. SR बोमई के केस में क्या कहा गया? आर्टिकल 356 में इस केस में ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट रूल, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज अमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। और उसके अलावा सबसे और क्या कहा गया है SR बोमई में? If a state government works functions against secularism, president rule can be imposed. हाँ, it cannot be, it can be dismissed. तो ये मेन है, ये जो अभी बताया ना आपने, अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, SR बोमई में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, तो लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है
कि सेकुलर क्यों, अब क्वेश्चन समझाने के लिए ये आर्टिकल 356 पे था ये केस। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था कई सारे स्टेट में, पर 5 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम पे इम्पोज कर दिया गया था। 5 स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर ये था कि वेदर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और नॉट। तो व्हाइल एग्जामिनिंग आर्टिकल 356 क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बोमई के केस में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सर उसमें कोई रिलीजियस ग्रुप था, उसको ऐसे ही कुछ था सर उसमें। Secularism is the basic feature of the constitution and it cannot be diluted by the state assembly even if it is in majority. If a state assembly dissolves or dilutes secularism, it affects the basic feature of the constitution, and in that situation it cannot be held that a state machinery is working in accordance with the provisions of the constitution. ये समझाने के लिए थोड़ा लंबा आंसर हो गया। इसको समझे या नहीं समझे कि why it was quoted secularism is did you get it? इसको लेकिन अब यस सर से नहीं, फिर रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा। I repeat the question. SR Bommai case pertains to imposition of precedent rule. What was the necessity for the Supreme Court, that Supreme Court very clearly, specifically and categorically held that secularism is the basic feature of the Constitution? So in this, it was stated that if the state government is working against the principles of secularism, that state assembly can be dissolved as well. इसको कह नहीं पा रहे हो अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से, even if the state assembly, a state government is in majority, it cannot violate basic feature of the constitution. If majority government violates the basic feature of the constitution, it can be dissolved by imposition of precedent rule. After demolition of Babri Masjid, precedent rule was imposed into the 5 states. So they were, अब इससे ज़्यादा वो पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं टीचिंग पर्पस से इसको केवल बता रहा हूँ। तो द इम्पोजिशन, अब इसका कंक्लूजन ये बता दो कि एसआर बोम्मई के केस में 5 स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था, वो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो 5 स्टेट के रिगार्डिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। हाँ, because a state government cannot violate the basic feature of the constitution, such violation would amount failure of the constitutional machinery at large. तो छोटा सा आंसर है इसका। कितना छोटा सा आंसर है? अभी इसमें कोई दिक्कत है एसआर बोम्मई के केस में? नहीं सर। हाँ, हम लोगों ने इससे पहले जो किया था रिकॉर्ड नहीं हो पाया था यही सेशन। उस सेशन और इस सेशन में कुछ और अंतर है? इसमें और बेहतर क्लैरिटी है। यस सर। वो वाला सेशन जल्दी में हुआ। तो इमरजेंसी से इतना ही
अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So far as this अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शंकरी प्रसाद के केस में क्या कहा गया? सर इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल लॉ वर्ड हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में पढ़ते हैं, that includes a law made in the exercise of legislative power and not the law made in the exercise of constituent power. So constitutional amendment valid होगी even though it is inconsistent with the rights conferred by parts, even though it takes away or abridges the rights conferred by parts. Next, what is difference between constituent power and legislative power? The legislative power is the power of the legislature to make laws, the power to legislate. Whereas the constituent power was unfettered power of the Constituent Assembly to draft the constitution as they wish. गोलकनाथ केस में ये क्लियरली एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि कंस्टिट्यूएंट पावर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास था. दे हैड नो लिमिटेशन और फेटर. इफ दे कुड हैव वांटेड दे वुड हैव ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन एज दे वुड हैव लाइक्ड. तो अभी जो तो दैट इज कंस्टिट्यूएंट पावर. देयर इज नो लिमिटेशन अपॉन द कंस्टिट्यूएंट पावर. Into legislative power there is a limitation. This legislative power cannot be exercised contrary to the constitution. Constitution puts fetters upon, limitation upon legislative power, and this government is not the unlimited government. This government is limited by constitution. This government is limited by rule of law. Supremacy of the law and supremacy of the constitution. One of the basic feature of federalism is that upholding rule of law. And upholding the rule of law is also known as, हम लोगों ने previous series में किया है, what is constitutionalism. तो so far as difference between constituent power and legislative power is limited by the constitution because it can only be exercised in accordance with the provisions of the constitution. तो गोलकनाथ केस कितने मेजोरिटी से हेल्ड किया गया? 6-5. 6-5. हाँ. एंड केशवानंद भारती केस 7-6. यस. पीटीयूटी पर्पस से जजेज के नाम वगैरह हालांकि एक बार देख लेना. ये बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन किया गया था या नहीं किया गया केशवानंद भारती केस में? बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बस कहा गया था कौन कौन से फीचर्स हैं जो बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन के अंदर तक आ सकते हैं. हाँ, अलग अलग जजेस ने अलग अलग इंस्टांसेस बेसिक फीचर के साइट किया. उस समय चीफ जस्टिस ए.के. सीकरी थे. इस केस को कहा जाता है द केस व्हिच सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं हम लोग इस केस को. और सीकरी ए.के. सीकरी ने कहा था, ऑनरेबल ए.के. सीकरी, कि फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वो भी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर है. रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री बेसिक फीचर है. सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो द बेसिक फीचर है. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दैट इज आल्सो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक फीचर की नेसेसरी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इन फीचर को हम अगर चेंज करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा, एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट
did not define basic feature. It only cited examples of the basic feature. और केशवानंद भारती केस में भी यही कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट डज नॉट वायलेट बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन। हाँ, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह भी कहा गया कि बेसिक फीचर इज इनहेरेंट लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। Basic feature is the inherent limitation. जस्टिस खन्ना ने इसमें यह भी कहा था कि ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट सर्वाइव। Our old constitution must survive without any identity. यह भी कहा गया कि power to amend does not mean power to abrogate the basic structure. It was held by Justice Khanna. और ये बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन को कई सारे केसेस में देयर आफ्टर अप्लाई किया गया और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में क्या क्या बेसिक फीचर माना गया, इसको लिखते चलो। इन द रूल ऑफ लॉ बोला गया सर, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या इज दैट पार्ट ऑफ बेसिक फीचर और नॉट? यस सर। हाँ, इंदिरा गांधी राजनारायण का वही इलेक्शन पे ही। हाँ तो हाँ, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस सर। और जो कौन से केस में क्लॉज 4 और 5 ऑफ आर्टिकल 368 वाज स्ट्रक डाउन? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, और उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्मोनी और बैलेंस होना चाहिए एफआर और डीपीएसपी में। यस सर। और ये बेसिक फीचर ऑफ हार्मोनी एंड बैलेंस, there must be harmony and balance between FR and DPSP, and this harmony and balance is the basic feature of the constitution. कौन से केस में कहा गया? मिनर्वा मिल। और एल चंद्रा कुमार के केस में क्या कहा गया? Judicial reviews are the basic structure of the Constitution. It cannot be taken away by any amendment. Supremacy of Constitution क्या ये बेसिक फीचर है या नहीं? है सर। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम नहीं रहेगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा कहाँ? ये कौन से केस में कहा गया? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर। उसमें भी कहा गया और स्पेसिफिकली कहा गया BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक हम लोग पढ़ते हैं IR कोल्हो। इसमें क्या कहा गया IR कोल्हो में? जितने भी एक्ट्स हैं आपके आफ्टर 24 अप्रैल 1974 9th शेड्यूल में उनका सर उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हम लोगों ने पिछले सेशन में अनफॉर्चुनेटली व्हिच कुड नॉट बी रिकॉर्डेड ड्यू टू टेक्निकल एरर, ये सारा हाउ जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर ऑफ द
constitution. Of course, judicial review is basic feature of the constitution, but how it is basic? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन है, तो एज पर यू व्हाट कुड बी द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? Supremacy of the Constitution. Yes. Supremacy of the Constitution. Power of judicial review is absolute or limited? अब ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है. एब्सोल्यूट तो कोई पावर होता ही नहीं है. ऐसे नहीं कहना. Anything absolute into democracy is not fair and proper. Every power has to be examined into the context of facts and circumstances of the case. So power of judicial review can be exercised when, as per power of judicial review can be exercised in accordance with the provisions of the Constitution. It cannot be exercised beyond the Constitution. Everything is limited by the Constitution, and therefore there is supremacy of the Constitution. Can we say Constitution gives us a working order for the government, for the people, for every instrumentality and agency of the state and government? Yes, sir. कौन से केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द मोस्ट वाइटल डॉक्यूमेंट? अब चलो ये सब पीटी का क्वेश्चन है, ये सब हम लोग है, इसमें नहीं हम लोग कहेंगे. और फेडरलिज्म इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा गया? केशव भारती केस. और सबसे ज्यादा डिस्कशन फेडरलिज्म पे कौन से केस में हुआ? सबसे ज्यादा डिस्कशन तो ये नहीं बता पाएंगे हम. अरे ये अभी कियो है सार्वभौमई. अरे हाँ, जानते थे, गलती कैसे कर बैठा? इसको इतना बढ़िया से किया था. हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी कौन से केस में? हाँ. इसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट उस बारे में किस केस में कहा गया? इसके बारे में इसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट केशव भारती केस. उसमें भी कहा गया और वामन राव के केस में ज्यादा कहा गया. Amending power of parliament is limited by the कहा इन शब्दों में गया. Amending power of the parliament itself is limited by the constitution. ये लाइनें किस केस की हैं? जस्ट हाँ एग्जैक्टली. इसीलिए आपका सक्सेसफुल इंटरव्यू हो तो मैं एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, और इसको लाल पेन से हमेशा, अदरवाइज ऑल्सो जिंदगी के लिए भी और इंटरव्यू के लिए यही एक फंडा है. जब भी सवाल पूछा जाए, इवन इफ यू नो द आंसर, 1 से 2 सेकंड का पॉज दीजिए. अगर 1 से 2 सेकंड का आप पॉज देते हैं तो आपका जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट वो अपने आप दूर हो जाएगा.
ग्राफ बनेगा कि सवाल सुन के कैंडिडेट घबराता नहीं है। ग्राफ ये बनेगा कि सवालों को कैंडिडेट ध्यान से सुनता है, सोचता है, फिर जवाब देता है। तो आपकी एक शानदार पर्सनालिटी बिफिटिंग फॉर द ऑफिस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी। तपाक और छपाक नहीं करना है, सुने और जल्दबाजी में जवाब दे दीजिए। वहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं हो रहा। सवालों को ध्यान से सुनिए, 1 से 2 सेकंड का पॉज देना एक रूल बनाइए, नियम। नॉट ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू, जीवन में भी अगर कोई कुछ कहता है तो पहले 1 से 2 सेकंड का पॉज देके तब ये इसको कीजिए। और ये हम लोगों का अमेंडमेंट भी हो गया, इमरजेंसी भी हो गया। हम लोगों का एक बच जाता है डिस्क्वालिफिकेशन एंड द रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता, नहीं हो सकता? सर हो सकता है। कभी इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि इसका जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं होगा, तो और नहीं याद है, और हम कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहां पे हमारे पास तुक्का ही मारना है, हाँ। तो गो इन फेवर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए एकेडमिक पर्पस से, जज साहब हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में के पॉजिटिविटी को जुडिशियल रिव्यू के फेवर में बोलोगे तो उनको अच्छा लगेगा, या जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट बोलोगे तो अच्छा लगेगा? क्या साइकोलॉजी क्या कहता है? फेवर में बोलेंगे ज्यादा खुश होंगे। हाँ, तो मतलब इतना भी नहीं, मतलब बैलेंस हो। अगर किसी ऐसे मोड़ पे फंस गया तो जुडिशियल रिव्यू मतलब पूछा जा सकता है। बहुत जगह ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं होगा। अब नॉट ओनली दैट, अब क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान से डेंजर, मतलब इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चरम सीमा पे पहुंच गई। यस सर। और नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई, नेशनल इंटरेस्ट में, इंटीग्रिटी फॉर द पर्पसेज ऑफ राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में तो सारी चीजें जस्टिफाइड है, ऐसा हम लोग राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कई सारी कविताएं बनी है, बहुत सारी राष्ट्रहित से नो कंप्रोमाइज विथ नेशनल इंटरेस्ट। ये तो अगर मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रहित में इमरजेंसी लगाया, कैन देयर बी जुडिशियल रिव्यू? हो सकता है सर। कैन देयर बी जुडिशियल रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस? Can there be judicial review of executive decisions? The power is exercised malapide to executive decisions का भी judicial review हाँ, होता है। पावर इफ द, तो इसमें हकीकत में चाहे जो मर्जी हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलना है कि इफ द पावर इज एक्सरसाइज मैला फाइडी टोटली इनटू अनरीजनेबल मैनर apparently and it is prima facie appearing, then in such cases there can be judicial review। यह आंसर उन लोगों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। जस्ट मैं थोड़ा लाइट, अब मुझे नहीं पता कि कैसा लगेगा उनको, तो जस्ट एक मेरा लाइटर मोड में गेस वर्क है। आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जुडिशियल
अगर जुडिशियल रिव्यू की बात हो, इंटरव्यू में जुडिशियल रिव्यू के बारे में अगर एक लॉ प्रोफेसर पूछ रहे हैं तो वहां पे आपका आंसर कुछ और होना चाहिए। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के बारे में अगर कोई जैसा पूछ रहा है तो वहां पे यू मे हैव डिफरेंट आंसर, having different answer into different situation. It is bad or this is prudence? Yes, sir. एक ही जब इक्वालिटी से absolutely होती है, तो इनके आंसर समझा हाँ। तो जस्ट मैं आर्गुमेंट के तौर पे और अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ कि ये तो भी मजाक ही है ना एक तरह से, हैविंग डिफरेंट आंसर इनटू डिफरेंट सिचुएशन। इसको देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बट हैविंग डिफरेंट आंसर इनटू डिफरेंट सिचुएशन इज आल्सो द रूल ऑफ द प्रूडेंस। कोई इस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप किस सिचुएशन में हैं और किन हालातों में और किस तरह के एटमॉस्फेयर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो उस पे बहुत चीज। अब जुडिशियल रिव्यू का आंसर, देयर मे बी ए डिफरेंट आंसर फॉर ए लॉ प्रोफेसर, और इसीलिए इन्हीं कारणों से मैं कहता हूं, मेरे को ऐसा लगता है, आई डू नॉट नो आई एम राइट और रॉन्ग। अरे भाई मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एज लॉन्ग आई डू नॉट वायलेट द राइट ऑफ अदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंसाइंस केवल किताबों में होती है, बिकॉज दिस कंसाइंस, जैसे एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज मिसकंसेप्शन, हम लोग पढ़ते हैं, कंसाइंस इज आल्सो मिसकंसेप्शन, इट इज एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड either due to advantage or disadvantage. So not only equality is the misconception, not only absolute equality is the misconception, conscience is also a type of misconception. Every man is born biased. No one can say that he is unbiased. अरे जिंदा रहेंगे तो फीलिंग तो होगी ना, सर्दी गर्मी बरसात का असर पड़ेगा, बोध होगा। And human mind, law is nothing more than common sense, and common sense sometimes has become highly uncommon, having different meaning and horizons even between the people having same set of minds. Anyway, चलो अब मैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब चलता है ना तब मेरे बदन में आग लग जाती है, मैं अपने को रोक नहीं पाता। मैं भी महसूस करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते वक्त आई बिकम ए फिलोसफर। मेरे को भी लगता है कि आई एक्सीड माई लिमिट ऑफ ए टीचर, आई क्रॉस द बाउंड्री ऑलवेज व्हेन इट इज, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना हो या जब एडमिन लॉ पढ़ाना हो। अब जैसे पहले सेशन में ब्रेक लगाया हुआ था, ब्रेक वाज इफेक्टिव, दूसरे सेशन में फूट गया ना, चीजें तो निकल के आ ही गई बाहर, बोल दिया बहुत सारी चीजें। तो मेरे को होता ही नहीं, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना हो, जब फंडामेंटल राइट पढ़ाना हो, तो इट कंपेल्स मी टू स्पीक। मैं अपने आप को ही, मेरा सेल्फ कंट्रोल दैट इज टोटली लॉस्ट। But still that is not a case of sudden and grave provocation.